अगले कुछ ही मिनटों में आपको ऐसे 10 स्टेप्स मिलने वाले हैं जिससे आपका पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा और आप वेजिटेबल फार्मिंग अच्छे से शुरू कर पाएंगे और लंबा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे टमाटर लिए हैं। ये देखिए टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं और बहुत ही तगड़ा हार्वेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा पैसा इसमें मुझे मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूं। मेरे पास एक प्रॉपर रोड मैप है, उसको मैं फॉलो करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जाधव और इस वीडियो में आपको मिलेंगे 10 स्टेप्स जिससे आप अच्छे खासी वेजिटेबल फार्मिंग कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, सही जमीन का चुनाव। जब भी आप वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो जमीन का चुनाव जो है उसमें आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है कि वो जमीन बहुत ज्यादा तिरछी है क्या। ऐसे पूरा टिल्ट होगा तो वहां पे इरिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन या जो भी आप इरिगेशन सिस्टम वहां पे लगाने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है पानी उस फसल को देने में। तो हल्का फुल्का तिरछा चलेगी लेकिन ज्यादा तिरछा नहीं होना चाहिए। 2 नंबर की चीज आपको ये फॉलो करनी है कि उस जमीन में पूरा पानी बह के कहीं ऐसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह पे आके पानी रुक जाता है और दलदल जैसा बन जाता है, तो उस जमीन में पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी ड्रेनेज होना चाहिए। पानी रुकेगा तो जड़ों में सड़न लगेगी, वेजिटेबल फार्मिंग आपकी 10-15 दिन में पूरे तरीके से वहां पे खराब हो जाएगी। आपके जमीन की सॉइल जो है 8-10 जगह से निकाल के आपको सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजनी है। 1000 से 1500 रुपए में आपको पता चल जाएगा आपके जमीन का पीएच कितना है। 6 से 7 होना चाहिए, उससे प्लस माइनस ज्यादा है तो आपको दिक्कत करेगा। फिर वो आपको फिर वहां पे अवॉइड ही करना है, अन्य कोई और फसल लेनी है या तो पीएच मेंटेन के लिए आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं वहां पे। तीसरी चीज, आपके जमीन के पास में वाटर सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास में वाटर सोर्स नहीं है तो वो भी दिक्कत हो सकती है आपको वेजिटेबल फार्मिंग में। ये 3-4 जो चीजें मैंने आपको बताई वेजिटेबल फार्मिंग शुरू करने से पहले, ये आपको फॉलो करनी ही करनी है, नहीं तो आप आगे जाने के बाद नुकसान खा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सही मार्केट का चुनाव। मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फसल लगाना है। अगर आपके मार्केट में टमाटर शिमला ज्यादा बिक रहा है तो आपको वही लगाना पड़ेगा। वहां पे अगर आप बैंगन लगाते हो और उसकी डिमांड ही नहीं है तो क्या फायदा है। आपके पास में कौन सा मार्केट कैसा है, लोकल मंडी यानी कि 10-20 किलोमीटर, नेशनल मंडी यानी कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जो बड़ी बड़ी एपीएमसी होती है वहां पे क्या बिक रहा है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट में क्या लीफी वेजिटेबल करके बेच सकते हैं क्या। तो बेचने के मार्केट के अलग अलग तरीके हैं। तो आपके पास में कौन सा मार्केट है, वो मार्केट में वो कंज्यूमर को आप क्या बेच सकते हैं वो फाइनलाइज आपको करना है और सीजन के अनुसार फिर आगे आप क्या लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, लोग क्या करते हैं पहले फसल लगाते हैं और फिर मार्केट ढूंढते हैं, वहां पे फिर नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। तो टोटली मार्केट का स्टडी करके ही आपको फसल का चुनाव करना है। स्टेप नंबर 3, फसल का चुनाव। फसल का चुनाव करते समय सबसे पहला तो है आपके मार्केट के डिमांड के अनुसार, फिर क्लाइमेट, मिट्टी, पानी, ये सबको जो सुटेबल हो उसके अनुसार लगाना है। उसके बाद आपको सीजन के अनुसार भी देखना होता है। अगर गर्मियों का सीजन है तो उस टाइम पे वाटरमेलन, खीरा ये ले सकते हैं। बरसात का सीजन है तो सब्जियों की डिमांड जैसे लीफी वेजिटेबल्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठंडी में मटर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब आपको देख के ही फसल का चुनाव करना है। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो भी देखना है आपको। ऐसा नहीं कि अलग से ही कुछ आपने लगा दिया और वो आपके यहाँ पे उगेगा नहीं। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ठंडी पहाड़ियों में उगती है और वो आपने गर्मी की जगह पे लगाने की सोच रहे हैं तो वहां पे आएगी नहीं और आपका सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नुकसान से बचेंगे। स्टेप 4, खेत की तैयारी। तो हर फसल के लिए खेत की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा खेत है तो पहले जेसीबी से प्लेन कर लेना है और आपको प्लाव चलाना पड़ता है। प्लाव चलाने के बाद जमीन ऊपर नीचे पलटी हो जाती है। सबसे पहले बेसिक काम ये करना पड़ता है कि आपके जमीन में अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो आपको गोबर का खाद डाल देना पड़ता है। गोबर का खाद डाल दे, 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली डालना होता है। गोबर का खाद आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, 2 साल में 1.5 साल में एक बार आप डालेंगे तो 1 एकड़ के लिए 4-5 ट्रॉली बहुत है। फिर रोटर मार देना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे रोटर मारा है, एक समान सपाट लैंड हो गई है। उसके बाद आप कौन सा वेजिटेबल कितने डिस्टेंस से लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पहले ड्रिप का पाइप डालना होता है। फिर उसके ऊपर बेसल डोज डालना होता है। बेसल डोज यानी कि सॉइल टेस्टिंग में जो आपको एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश या सेकेंडरी जो कमी है वो फर्टिलाइजर लाने होते हैं, वो उसके ऊपर डाल देने होते हैं। और फिर कौन सी फसल आप लगा रहे हैं, मान लीजिए आप टमाटर लगा रहे हैं तो 2 बेड का अंतर 6 फीट 5 फीट होना चाहिए। शिमला मिर्च भी उतना होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल लगा रहे तो पास होता है। फिर मल्चिंग डाला, मल्चिंग के ऊपर होल ले लिया, वो भी होल लेते समय फसल के अनुसार तो जिगजैग वो लगाना होता है। तो यहाँ तक हमारा बेड कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टेप नंबर 4 में। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फार्म की तैयारी कैसे की गई है। ये देखिए बीच की मिट्टी उठा के यहाँ पे ये बेड बना दिया है। बेड बना देने के बाद उसके बीच में ड्रिप इरिगेशन का पाइप भी है और ये ऊपर से मल्चिंग पेपर भी बिछाया गया है। ये खरपतवार ना बढ़े और पौधे को नुकसान ना पहुंचे,
पानी का भी बचत हो जाता है और डिसीज पेस्ट भी नहीं लगते हैं। ये मल्चिंग पेपर के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। हमने चैनल पे इसके बहुत सारे वीडियो डाले हैं, इसका कौन सा कलर ऊपर रहना चाहिए, इसका खर्चा कितना होता है, वो चैनल पे जाके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बेसिक प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये है कि आपको सही बीज का चुनाव करना है। अब सही बीज का चुनाव यानी कि क्या है कि सबसे पहले तो आप जहां से भी चाहे बीज ले रहे चाहे ये नर्सरी ले रहे, दो तरीके से हम बुआई करते हैं। एक तो बीज होता है या उस बीज का हम पौधा बनाते हैं। यहाँ पे ये चिली का प्लांट आपके सामने देख सकते हैं, इसका नर्सरी बना के लगाया जाता है। तो अगर आप बीज लेने जा रहे हैं तो क्या वो बीज सर्टिफाइड है, क्या एक्सपायरी वगैरह बीज है क्या, वो भी चेक करना है। जैसे सोयाबीन का बीज वगैरह लेते हैं तो क्या बीज लेने के बाद थोड़ा सा 100 बीज जर्मिनेट करके देखना है, बोरी के अंदर डाल के हल्का गीला करके 8-10 दिन में आपको पता चल जाएगा उसमें कितना प्रतिशत अंकुरन होता है, यानी कि जर्मिनेशन कितना है, कितना फुटाव उसमें होता है। 100 में से 95-96 बीज अंकुरन हो रहा है तो 95% उसमें जर्मिनेशन है, ऐसे कहा जाएगा। सेम नर्सरी में भी वैसे है, जहां से ला रहे वो अच्छे से ग्रो करते हैं क्या, हाइजीन है क्या, साफ सुथरा है क्या, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके आपके प्लांट्स ऐसे हेल्दी ग्रो होंगे। नहीं तो आप बीज में और नर्सरी में ही फंस गए तो आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी, उत्पादन अच्छा नहीं आएगा और आपको पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टेप नंबर 6, सिंचाई की योजना। आप कौन सी भी वेजिटेबल लगा रहे हैं तो क्या आपके उस वेजिटेबल के लिए पर्याप्त पानी है क्या, ये सबसे पहला सवाल आता है। अगर आपके पास पानी नहीं है गर्मियों में और गर्मियों में आप कोई भी फसल लगा रहे हैं वेजिटेबल, तो आपको वहां पे रिस्क हो सकती है, आपकी फसल अच्छी आएगी नहीं, बाद में पानी कम पड़ जाएगा। पानी का टेस्टिंग करना है, आपके पानी का EC pH कितना है वो आप टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाएगा। आपका जो भी सोर्स है, कुआं है, तालाब है, वहां से पानी निकालना है और वो चेक करना है कि उसका EC pH कितना है। 1000 से 1500 रुपए में चेक हो जाता है। इसके बाद जो भी आप वेजिटेबल लगा रहे हैं उसमें आपको सोर्सेस क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मेथी है, धनिया है, ये लगा रहे हैं तो आप उसमें रेन पाइप लगा सकते हैं। या आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये चिली लगाई है, यहाँ पे मल्चिंग पेपर है और उसके अंदर से ये ड्रिप का पाइप डाला है, ये नली है, इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन के हमने एक सीरीज बनाई है इरिगेशन की पूरी, आप हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो जैसी फसल है वैसी इरिगेशन सिस्टम आपको चाहिए। जैसे ये ड्रिप इरिगेशन है तो प्रति एकड़ लोकल आप लगाते हैं ड्रिप तो 15 से 20 हज़ार खर्चा आएगा और ISI जिसको सब्सिडी मिलती है उसका 40 से 45 हज़ार खर्चा होगा। और ये सिंचाई सिस्टम आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा उत्पादन लेना है तो। स्टेप नंबर 7, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। सिंपल टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे मैं बता दूं तो जैसे कि यहाँ पे मल्चिंग पेपर का मैंने आपको फायदे बता दिए हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि ये एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पे तार का इस्तेमाल कर सकते हैं और रस्सी से यहाँ पे आपको बांधना है ताकि ये स्टेकिंग इसको बोलते हैं, तार बास पंडाल बंधाई। ये मिर्च में, टमाटर में, तोरई, करेला, इन जैसे जो वेजिटेबल्स है उसमें ये तार बास आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फसल लंबे समय तक चलती है, उत्पादन आपका आता है, ज़मीन पे नहीं गिरता है और डिसीज पेस्ट भी नहीं लगते हैं। इसके बाद जैसे ये स्टिकी ट्रैप्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अलग अलग पेस्ट ट्रैप हो जाते हैं, आप इससे मॉनिटर कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप बायोलॉजिकल या केमिकल कौन सा स्प्रे करना है, आपका नुकसान का लेवल कितना है इससे दिखेगा। आपको वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना है तो आप वहाँ पे सॉइल सेंसर डाल सकते हैं। अभी 8-10 हज़ार रुपये में सॉइल सेंसर आते हैं, महीने का 100-200 रुपये उसका रिचार्ज होता है। तो ये ऐसे छोटी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी खेती में और उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं और लेबर का जो प्रॉब्लम आता है वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये बीच में जगह है तो यहाँ पे आप छोटा पावर वीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वीडर होता है छोटा सा, या खरपतवार निकालने वाला एक ब्रश कटर होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी टेक्नोलॉजी खेती में इस्तेमाल करने से आपको उत्पादन बढ़ेगा, लेबर की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी और आपका काम टाइम पे हो जाएगा। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी फसल के अनुसार। एक्स्ट्रा का खर्चा नहीं करना है, जो ज़रूरी है वही आपको लाना है। स्टेप नंबर 8, खेत की नियमित देखभाल। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खेत की अब नियमित देखभाल क्या करनी पड़ती है। तो खेत में हमें रोज आना होता है। अगर हम हफ्ते में एक बार आ गए तो हमारे प्लांट के ऊपर क्या पेस्ट ने, क्या डिसीज ने अटैक किया है या क्या पोषण की इसमें कमी है हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारा प्लांट अचानक से खराब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं तो कटाक्ष से आपको डेली सुबह शाम को आपको खेत में आना ही पड़ेगा। आपको प्लांट में देखना ही पड़ेगा कि मॉइस्चर कितना है ज़मीन के अंदर। अगर आपके पास सॉइल सेंसर है तो आप मोबाइल पे देख सकते हैं, सॉइल सेंसर नहीं है तो हाथ में मिट्टी लेके स्क्वीज करके भी आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें मॉइस्चर है कि नहीं, वैसी कंडीशन है कि नहीं, पानी देना पड़ेगा कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सुबह शाम दोपहर को खाना खाते हैं वैसे ही प्लांट को भी पोषण लगता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर लगता है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लगता है जिसमें आयरन, बोरान, जिंक ऐसे होते हैं। तो ऐसे टोटल न्यूट्रिशन भी फसल को देने पड़ते हैं। डिसीज पेस्ट नियमित देखभाल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स आया क्या, ये पत्ती ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ती है तो समझिए यहाँ पे थ्रिप्स आया है।
आपने स्टिकी ट्रैप्स लगाए हैं तो उसके ऊपर क्या मक्खी है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, कौन सा डिसीज और पेस्ट है। पेस्ट यानी कि कीटक होते हैं, डिसीज यानी कि रोग होता है। तो ये सब हमें देखना है। तो अगर हम प्रिवेंटिव पे है तो हमें थोड़ा बहुत अगर कहीं दिखाई देता है तो बायोलॉजिकल इस्तेमाल करना है, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड। उससे ज़्यादा दिखता है तो फिर केमिकल इस्तेमाल करना है। केमिकल इस्तेमाल करते समय आपको ये देखना है कि हमारे फसल में कितना प्रभाव है उस कीटक का, और उसके अनुसार हम चिली में कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, चिली के लिए वो दवाई रिकमेंड है क्या, और उसका अंश कितने दिन बाद निकल जाएगा। उस बोतल के ऊपर एक लेबल होता है, पर्ची होती है, उसमें लिखा होता है, वो हमें पढ़ना है और उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है ताकि हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर पाएंगे। यानी कि जो भी केमिकल स्प्रे करेंगे वो हार्वेस्टिंग के पहले उस फसल में से निकल जाएगा और वो खाने लायक रहेगा। तो ये सब कुछ नियमित देखभाल में वेजिटेबल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप खेती में खाली जोश के साथ उतर रहे हैं या साथ में प्लान करके उतर रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने बेहतरीन टमाटर लगे हुए हैं। हर प्लांट पे एकदम भरे भरे हुए टमाटर है दोस्तों। इसकी वजह यह है कि मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूं अच्छे तरीके से, और इस टमाटर के ऊपर हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाया है। मेरे 8-10 सालों का एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारे किसानों से बात करके, साइंटिस्ट लोगों से बात करके हमने कोर्स को बनाया है। कोर्स 4-5 घंटे का है, जिसमें आपको टमाटर के वैरायटी से लेके हार्वेस्टिंग, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, ये सब कुछ आपको 4-5 घंटे के कोर्स में टमाटर के बारे में एंड टू एंड सीखने को मिलेगा। और 1 किलो टमाटर उगाने में कितना खर्चा होता है वो भी पता चलेगा, और कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप टमाटर में कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ है दोस्तों। आप कोर्स को एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए आप हमारे indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाइए, एनरोल कीजिए, कोर्स को लीजिए और कोर्स को पूरा देखिए, और ऐसी मेरी जैसी आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, कटाई और कटाई के बाद की देखभाल, यानी कि हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग। जो वैरायटी आप लगा रहे हैं उसका एक कैरेक्टर होता है, उसका साइज होता है। मान लीजिए यहाँ पे टमाटर, ये आर्यमान वैरायटी है, बरसाती वैरायटी है। इसका साइज 60 ग्राम 70 ग्राम के आसपास होता है। इसका आकार इतना ही होता है। ये लाल जब हो जाएगा तभी हार्वेस्ट होगा, इसे कच्चा ही हार्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहेगा। कटाई करने के बाद आपके पास के आसपास, फार्म के आसपास एक आध शेड होना चाहिए। जो कि आपने हार्वेस्ट किया है वो सेफ रहे, उसके ऊपर बारिश ना हो, उसके ऊपर धूप ना लगे, और उसको अच्छे से पैकेजिंग ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग यानी कि क्या है कि A क्वालिटी, B क्वालिटी, C क्वालिटी सारा मिक्स करेंगे आप तो आपको मार्केट भाव अच्छा नहीं मिलेगा। आपका क्वालिटी जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। A अलग है, B अलग है। A को 20 रुपये मिला तो B को 15 तो मिलेगा। दोनों मिक्स करके भेजा तो दोनों को 15 मिलेगा, 5 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। और हार्वेस्टिंग के बाद यानी कटाई के बाद देखभाल क्या करना है कि क्या हार्वेस्टिंग के बाद आपके क्या होता है, लेबर इधर उधर हाथ लगाए होते हैं तो आपको स्प्रे करना पड़ता है, डिसीज इधर से उधर जा सकते हैं, एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देना पड़ता है क्योंकि ऊपर फ्लावरिंग लगा होता है। वेजिटेबल की खेती ऐसे होती है, टमाटर हो, करेला हो, तुरई हो, खीरा हो, आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर फ्लावरिंग आ रहा है, फिर उसका हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर फ्लावरिंग आ रहा है, ऐसे स्टेप्स में रहता है। तो सारे स्टेप्स को मिस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन हो, चाहे डिसीज पेस्ट हो या रोज की देखभाल हो। तो हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के बाद ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 10 आखिरी का स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग और बिक्री। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताऊंगा। जब मैंने खेती 2016 में हार्डकोर खेती शुरू की थी तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं कलर कैप्सिकम उगा रहा था, हरा वाला कैप्सिकम उगा रहा था। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि जो कलर कैप्सिकम बॉक्स में भरता था उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देता था, मेरा जादव फार्म, और नीचे नंबर डाल देता था। तो मार्केट में जब पहुंचता था तो बहुत सारे लोग देखते थे, मुझे वो कॉल करते थे, दोबारा मांगते थे। तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन तैयार हो गए, अलग अलग व्यापारी हो गए थे। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोड्यूस आप लोकल मार्केट में बेचना चाहते हैं, या आप नेशनल मंडी में बेचना चाहते हैं, या मिडिल मैन थ्रू बेचना चाहते हैं, या खुद आप मार्केटिंग करेंगे। आप रेस्टोरेंट में बेचना चाहते हैं, या ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, सोशल मीडिया थ्रू बेचना चाहते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, आपका उत्पादन कितना आ रहा है, आपकी फसल की आगे डिमांड कितनी है, आप कौन सी फसल उगा सकते हैं। इसके ऊपर मार्केटिंग और बिक्री व्यवस्था डिपेंड है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग और बिक्री व्यवस्था ही अच्छे से नहीं कर पाए तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके यहाँ पे अगर बाई चांस मान लीजिए मिडिल मैन है, व्यापारी आपको जगह पे ही पैसा दे के सामने वजन करके लेके चले जा रहे हैं और वहीं पे आपको पैसा मिल रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आगे चाहे जो भाव वो बेचे। अगर आपके पास APMC है तो आप वहां पे डायरेक्ट भेज सकते हैं, वहां के व्यापारियों से संपर्क रख सकते हैं हमेशा। पैसा का एश्योरेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उनके टच में रहना चाहिए, उनका आपको नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, उनका आधार कार्ड भी आपके पास चाहिए, नहीं तो वो पैसा लेके भाग जाएगा तो वो रिस्क हो जाएगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए लेकिन आप अगर बेच नहीं पाए तो क्या फायदा, फिर इतनी मेहनत तो पानी में चली जाएगी। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 10 हर एक अच्छे से आपको फॉलो करना है। तो ये थे 10 स्टेप। ये 10 स्टेप के लिए 10 शेयर तो बनता है। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जहां जहां पे हो सकता है वहां पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक जरूरी बात हम यहां पे समझते हैं, क्या ये 10 स्टेप को फॉलो करके क्या आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कंटिन्यू आपको खेती में सीखना है, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास के जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, उनसे जाके आपको मिलना है,
आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स लेना है, आपको प्लांट के बारे में, सॉइल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सब सीखना है। जहां से भी जानकारी मिले, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, वहां से आपको जानकारी गेन करना है और आपकी खेती में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अगर आप खेती में नए हैं, खेती को एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको एक रोड मैप चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हो गया है, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस, खेती कैसे शुरू करें। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। क्रॉप सिलेक्शन, लैंड सिलेक्शन, पानी कैसे देना है, इरिगेशन मैनेजमेंट, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट, खेती के स्टार्ट से लेके अंत तक डिटेल में, मार्केट तक सब कुछ जानकारी आपको इस कोर्स में मिलेगी। और आप नए हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। हमारे indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाइएगा और इस कोर्स को जरूर देखिएगा। आपको खेती में आने के बाद कैसे खेती करना है ये पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको एक रोड मैप मिलेगा। और हाँ, पिछले कई सालों से हम वीडियो बना रहे हैं, हजारों वीडियो बना रहे हैं, बस आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मैं हूं संतोष दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।